हेलो जेंजीज, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप वेरी वेरी गुड। स्वागत है आपका एक बहुत ही शानदार सेशन में, जहां पे मैं आपके लिए लेके आया हूं आपका एबीसी एनालिसिस फॉर योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर मे 26 एग्जाम्स। बच्चों का मैसेज आना स्टार्ट हो गया था कि सर हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बता दीजिए, तो मैंने बोला थोड़ा सा वेट करो, वो बन रही है बढ़िया शानदार तरीके से। मैंने ये पीडीएफ बनाया है एंड ये वाला पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से फटाफट ज्वाइन कर लेना। तो मैंने बोला वेट करो, ये वाली पीडीएफ रेडी होने दो एंड उसके बाद मैं लेके आऊंगा आपके लिए ना। ये पूरा चीज रेडी है, डिटेल एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस सब करके कि आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार, वो मैं लेके आया हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले ना, सबसे पहले तो समझ लो कि एबीसी एनालिसिस का मतलब क्या होता है। बच्चों को लगता है कि सर एबीसी एनालिसिस बड़ा मतलब सिंपल है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्वेश्चंस हुए, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट हुआ, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट हुआ, तो एक काम करता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाले क्वेश्चंस करके चला जाता, तो हो सकता है सर एग्जाम में इसी से पेपर बन के आ जाए। मैंने बोला ऐसा नहीं होगा। आपका जो एबीसी एनालिसिस होता है उसका मतलब ये नहीं है कि सर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी उससे कम करके बांट दिया जाए एंड बोल दिया जाए कि आप ए करके जाओ और आपका काम हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपका ए कैटेगरी क्वेश्चंस का मतलब हुआ कि सर हो सकता है इससे 60 मार्क्स का पेपर बने एंड बी एंड सी मिला के होगा सर 40 मार्क्स का पेपर। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? और अगर ए कैटेगरी करके जाओगे, आपने क्या समझते हैं कि सर टोटल पढ़ के जाएंगे 60% अगर अपने को मिल गया तो एग्जामिशन पक्की, राइट? तो 100 मार्क्स का पढ़ के जाना पड़ेगा, 100 मार्क्स का आना तो होगा। अगर ए करके चले जाओगे ना तो इसका 60% मिलेगा सर, यानी कि सिर्फ 36 मार्क्स रह के रह जाओगे। आपको ये काम नहीं करना, आपको टोटल का 60% करना है, यानी आपको तो मार्क के 60 मार्क्स मिलेगा। तो आपको कवरेज पूरी करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है आपको? उधर लड़ाई करने जाते हैं तो सारे आर्मर तो अपना भर के जाओगे ना, सारे हथियार तो लेके जाओगे, फिर आप अच्छे से जीत सकते हो। तो वही चीज है सर, आपका हथियार क्या है? आपका ब्रेन है, आपको उसको सब कुछ स्टोर करके लेके जाना है एग्जाम्स में। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो वो तरीके से एबीसी एनालिसिस डिजाइन रहता है, ठीक है। और एक और खास बात बताता हूं, स्पेशली इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट पोर्शन, ठीक है, सुनना मेरी बात एक मिनट। आपको क्या लगता है कि एफएम में जो आप हमारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स है, क्या आप सोचते हो, एग्जांपल लेवरेजेस का ही लेते हैं, ठीक है, तो सर क्या ऑपरेटिंग लेवरेज एग्जांपल अगर लास्ट टाइम पूछ लिया तो क्या इस बार ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं पूछेगा? तो उसको मैं काम करता हूं, या तो एबीसी से हटा ही देता हूं या तो सी कैटेगरी में डाल देता हूं। ऐसा करूं क्या? और फिर बोलूं कि बाकी फाइनेंशियल लेवरेज वगैरह पढ़ के चले जाओ। ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको तो मालूम है कि हमारा लेवरेजेस हुआ, रेशियोज हुआ, ये सेम चीज बार बार पूछेगा। लेवरेजेस से क्वेश्चन आएगा, तय है, हाँ तय है, कितने मार्क्स आएगा वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इस मार्क्स में जो क्वेश्चन आएगा सर, उसमें क्या ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, आपको तीनों पढ़ना पड़ेगा, ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि आपके क्वेश्चन तो मिला के आएंगे। यस, तो प्रैक्टिकल टॉपिक्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि हम ना सिलेक्टिव स्टडी कर नहीं सकते हैं। जहां पे कुछ करने की गुंजाइश होगी बाय एनी चांस, तो मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में, सुनना पड़ेगा इसलिए वीडियो। ऐसा नहीं है कि एबीसी एनालिसिस का लिस्ट देख लिया, पीडीएफ डाउनलोड कर लिया एंड काम हो गया। नहीं, एक बार वीडियो सुन लो बस। बेसी बड़ा नहीं रखूंगा, 10 मिनट के अंदर सल्टाने का कोशिश करूंगा, तो फटाफट आप मेरी बात सुनते चलो बस, ठीक है ना। एक बार स्टार्ट करते हैं लेवरेजेस से ही, फटाफट सुनो लेवरेजेस की बात। अब मैंने आपको क्या बोला सर, लेवरेजेस 5 मार्क्स का आएगा, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी के हिसाब से मैंने यहाँ पे बंटवारा किया है। क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं सर? आपका कंबाइंड लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड ऑपरेटिंग लेवरेज, ये तीनों चीज आपके अलॉन्ग विद द इनकम स्टेटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेवरेजेस में, अपने को मालूम है। तो मैं ये नहीं बोल सकता ना सर कि ऑपरेटिंग लेवरेज इस बार कर लो बाकी दोनों छोड़ दो, ऐसा तो नहीं होता है। क्वेश्चन तो आएगा सबसे मिला के ही, तो हमको ये तीनों चीज आना पड़ेगा बढ़िया से। पहली बात तो ये हो गई। सेकंड बात क्या हुआ सर, आपका ये ए कैटेगरी कंप्लीट हुआ। बी कैटेगरी में मैंने बोला मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड ब्रेक इवन पॉइंट के क्वेश्चंस पे अच्छे से करके जाना है, बहुत टाइम से पूछना ड्यू है। तो जब पढ़ोगे ना, सेकंड रिवीजन जब करोगे, तब ये एबीसी एनालिसिस काम आता है कि हाँ, आई बिलीव आप सबका फर्स्ट रिवीजन अभी तक हो चुका है एंड अब सेकंड रिवीजन की तरफ आप लोग बढ़ रहे हो, राइट? तब आपको इस एबीसी एनालिसिस काम आएगा कि हाँ सर, एबीसी एनालिसिस में जब सेकंड टाइम हम पढ़ेंगे ना, तो हमको पता है कि किस चीज में ज्यादा ध्यान देके पढ़ना है, ज्यादा टाइम देके पढ़ना है, ठीक है ना। तो मैंने बोला ये ए वाले कैटेगरी कंप्लीट हुए। बी में मैंने बोला मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन पॉइंट पे फिर ध्यान देना कि हाँ ये काफी टाइम से ड्यू है, सिंपल सिंपल दो फॉर्मूलाज है दोनों में, ये आपको इजीली याद है, आप इसका काम बन जाएगा, कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। थर्ड मैंने बोला कि एक ट्रेडिंग और इक्विटी का टॉपिक बनता है आपका लेवरेजेस से, वो पढ़ के चला जाना, क्योंकि कभी ना पूछता रहता है, हर 2-3 एग्जाम में एक बार पूछने का उसको ट्रेंड रहता है। तो ट्रेडिंग एंड इक्विटी उसको पसंदीदा टॉपिक है, तो एक बार ये भी पढ़ के चला जाना। समझ में आया आपको मेरी बात? लेवरेजेस कंप्लीट हो गया, इजी है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अब मैं क्या बोलूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बोलो आपको मालूम है कि सर डब्ल्यूएसीसी का सम आना ही है, डब्ल्यूएसीसी ही आएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालने ही बोलता है 99% टाइम्स। तो सर उसमें आपको केई भी आना पड़ेगा, केडी भी आना पड़ेगा, केपी भी आना पड़ेगा, केआर भी आना पड़ेगा।
राइट है कि नहीं, बात बोल के देखो, सोच के देखो। तो मैं ये नहीं बोल सकता सर आपको कि सिर्फ के ही करके चले जाओ, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो सारा चीज ही पढ़ना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिकल पोर्शन में बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी पड़ेगी। जहां स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एरिया आएगा उस पर मैं आऊंगा, ठीक है, बताऊंगा उसमें भी आपको। तो सर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी वेटेज कितना रहना चाहिए, 5 से 7 मार्क्स का वेटेज आपको रहना चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट मतलब ईयर मतलब जनवरी एग्जाम्स में क्या हुआ था, आपका पूरा एमसीक्यू आ गया था केस स्टडी बेस्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। कितना मार्क्स मालूम है ना, 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का हुआ एमसीक्यू आ गया था, ठीक है ना। तो कुछ भी आ सकता है, तो इस बार आना चाहिए प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही। तो मुझे लगता है कि सर डब्ल्यूएसीसी या उससे ज्यादा मैं बोलूं अगर, तो मेरे को जोर से फीलिंग है सर ये एमसीसी इस बार आने का हाई प्रोबेबिलिटी है। ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्वेश्चन बहुत टाइम से ड्यू चल रहा है, आना ही है सर इस बार, नहीं तो अगले बार तो डेफिनेटली एमसीसी का क्वेश्चन बन रहा है। तो ये एमसीसी पे आप लोग खास फोकस करके जाएंगे। मैंने हमारे वर्कआउट बैच में इस पर क्वेश्चन करा के भी आपको दिया, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। और मेरे वर्कआउट बैचेस में एफएम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी आपको वहीं पर ही मिलेगी, ठीक है। उसके सोल्यूशन तो मैं आपको करा ही रहा हूँ यूट्यूब पे, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। और सेकंड मैंने बोला कि कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डेट को आप बोल सकते हो फिर भी बी कैटेगरी, जस्ट बिकॉज उसको लास्ट ईयर एमसीक्यू में पूछ लिया है, दैट इज द ओनली रीजन, ठीक है। सिस्टमैटिक एंड सिस्टमैटिक रिस्क का भी एक टॉपिक है जो बहुत टाइम से ड्यू थ्योरी टॉपिक है, तो मैंने बोला कि इसको भी पढ़ के आपको जाना चाहिए। ये आपका कैटेगरी सी में आ गया। तो कैटेगरी वाइज में बहुत शानदार तरीके से बंटवारा किया गया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में इस पीडीएफ को। डन है। अब रेशियो एनालिसिस की बात आई। रेशियो एनालिसिस में आया सर बहुत सारा टेंशन, इतने सारे रेशियोज दिख रहे हैं मेरे को। अब मैं आपको बताऊं 5 नंबर का रेशियो आना तो है ही, तो ये तो नहीं बोल सकते कि सर रेशियोज तो क्या करूं नहीं करूं। मोर ओवर आपको मालूम है थ्योरी आप छोड़ के जाते हो, जनरली स्टूडेंट्स छोड़ के या कम वेट या इंपॉर्टेंस दे के जाते हैं थ्योरी को। तो सर अगर थ्योरी अगर हम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं बेसी, तो प्रैक्टिकल सारा अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में ये सोच के जा रहे हैं, तब यार इसमें भी अब अगर आप लापरवाही करोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तब इस पे तो हमें फुल ध्यान से फुल फोकस के संग पढ़ना है कि हाँ अब मैं इसमें कुछ ना छोड़ दूं, इसमें मैं पूरी अटेंशन से पढ़ाई करूं। जितना भी मेरे पास टाइम बचा उस पर मुझे अपना 100% देना है, वही चीज का हमेशा माइंडसेट रखना। समझ में आ रही है आपको बात। मतलब लड़ाई करने कोई गया हुआ है, मतलब कोई सोल्जर अगर लड़ाई कर रहा है, अगर गलती से कोई हथियार कम पड़ गया कुछ हो गया तो लड़ाई नहीं करेगा, जितना बचा उसी से लड़ाई करेगा, जितनी गोलियां बची उसी से लड़ाई करेगा। तो वही चीज है, जितना टाइम बचा उसी से लड़ाई करना है। समझ में आ रही है सर। एक कैटेगरी में मैंने क्या बोला ध्यान से सुनना, रेशियोज में भी ना बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है। कोई रेशो कहां से आके आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कहीं से आएगा, और साथ ही साथ आपको कोई टर्नओवर रेशो से उसका मिलन हो जाता है। कहां से कौन सा रेशो आके दूसरा रेशो निकालने में हेल्प होता है। तो मैं नहीं बोल सकता आपको कि सब प्रॉफिटेबिलिटी रेशो पढ़ के चले जाओ, टर्नओवर छोड़ दो, ऐसा कुछ करो। नहीं 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 नहीं, आपको जो क्वेश्चन बन के आएगा उसमें सारे रेशियोज ही पूछता है, वो काफी सारे रेशियोज को इंटरलिंक करके पूछता है, तो आप उसको सिलेक्टिवली नहीं पढ़ पाओगे। उसका बेस्ट अप्रोच क्या है, मैंने आपको ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशियोज ही जो होने वाले हैं ना वो यहाँ पे लिख के दे दिया कि ये सारे तो बहुत बढ़िया से पढ़ने हैं। साथ ही साथ ना आपके कवरेज रेशियोज में थोड़ा सा कम वेटेज और ध्यान रहता है इंस्टीट्यूट का, वो इसलिए मैंने थोड़ा सा बी कैटेगरी में डाला है। अल्टीमेटली बी और सी क्या थोड़े इजी टॉपिक्स भी बनते हैं, तो जल्दी ही हो जाएगा अल्टीमेटली आपके। समझ में आ रही है। प्रोप्राइटरी रेशियो कैपिटल गियरिंग रेशियो पे हर बार नहीं पूछता है, वो ड्यू पॉइंट एनालिसिस पे पूछता ही नहीं है। तो सी कैटेगरी में एक बार देख के चले गए कि हाँ ड्यू पॉइंट एनालिसिस में अगर कोई एमसीक्यू आ गया, एमसीक्यू भी आएगा तो पता है क्या आएगा ड्यू पॉइंट एनालिसिस में, इस टाइप से आएगा कि ROE, हाँ सेम इंक हो गया ना, एक सेकंड रुको, ROE इज इक्वल्स टू व्हाट, ROA इनटू लेवरेज। बस ड्यू पॉइंट एनालिसिस से एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा। आपको ROE निकालने बोल देगा, आपको ROE निकालने बोल देगा, ये दे देगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन बना के देगा। समझ में आ रही है। हो सकता है ROE का फर्दर ब्रेकअप दे दे, तो ये ड्यू पॉइंट एनालिसिस का क्वेश्चन आएगा तो आपको एमसीक्यू पोर्शन में ही वो पूछेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला बात मेरा। तो रेशियोज में क्या है, जीपी, एनपी, पीवी, ROE, ROC, पे आउट रेशियो समझ में आ रही है, डिविडेंड वाली, पीई रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटा क्रेडिटेड टर्नओवर रेशियोज दोनों ही, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सारे एकदम इंपॉर्टेंट आपके ब्लू चिप ए रेटेड क्वेश्चन है, ए रेटेड रेशियोज है जो वो पूछता ही पूछता है। समझ में आ रही है। रेशियो से आएगा आपका डिस्क्रिप्टिव ही क्वेश्चन, प्रैक्टिकल नहीं पूछना चाहिए, सॉरी केस स्टडी क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए रेशियो से। तो सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ये सारे रेशियोज के संग ही आने की हाई चांस रहेगी। समझ में आ रही है। COGS निकालने का 2 तरीका होता है, याद रखना क्या, रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट के तरीके से आता है। सेकंड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज ऑल्सो COGS। ये दोनों तरीके से अपना COGS निकलता है, हमेशा ध्यान रखना। एवरेज इन्वेंट्री वाली चीज पे भी ध्यान रखना, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2 वाला तरीका से रहेगा। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज में जब भी अगर आया तो आपको ये चीज पे फोकस रखना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? हाँ बोलेंगे यहां तक,
एक बार वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर देंगे वीडियो को कि हाँ सर अभी तक वीडियो भी बहुत बढ़िया से हमें समझ में और पसंद में आ रहा है। डन है, आगे बढ़ सकते हैं क्या? आप लोग बोलोगे तो ही आगे बढ़ूंगा। हाँ हाँ सर आगे बढ़ो। वीडियो जब भी पसंद आए एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ठीक है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर आ जाओ, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनने का चांस है। अब मेरे को क्या लगता है इसमें, सुन लो। अब इसमें भी इतनी सारी चीज है ना आपके बुक में, अब आप कंफ्यूज होना स्टार्ट होते हो कि कैपिटल स्ट्रक्चर में आखिर आएगा क्या सर, यही समझ में नहीं आता है। इसमें मैंने बोला इन डिफरेंस पॉइंट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ईपीएस कैलकुलेशन जो बोलता है ना कि ईपीएस निकाल के दे, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो ध्यान रखना है। एमएम का अप्रोच आने का इस बार बहुत हाई चांस है, विथ विदाउट टैक्स दोनों वाला क्वेश्चन बन सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। वैल्यू ऑफ द फर्म के कैलकुलेशंस हुए जो नॉर्मल आपको मालूम है कि मेरे को मालूम है सर, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ इज इक्वल टू अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ द फर्म। वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होता है, वैल्यू ऑफ डेट क्या होता है, ये सारी चीजें भी आपको पता होना चाहिए। तो वैल्यू ऑफ द फर्म वाले कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस हुए, वो हुआ, इंडिफरेंस पॉइंट हुआ, ईपीएस का कैलकुलेशन हुआ। एमएम अप्रोच को भी खास इस बार इंपॉर्टेंस देना है। हाँ सर कि एमएम भी हमारा आने का हाई प्रोबेबिलिटी इस बार लगता है। डन है, तो ये हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुए। कैपिटल स्ट्रक्चर में फर्दर आपको क्या ध्यान देना, आर्बिट्राज के क्वेश्चंस। May 24 जब आपका न्यू सिलेबस स्टार्ट हुआ है ना, अभी से न्यू स्कीम स्टार्ट हुए रादर अभी से, उसमें आर्बिट्राज का पहला क्वेश्चन आया था। अब 2 साल हो जाएगा आपके एग्जाम तक और एक बार भी फिर आया नहीं है। तो आर्बिट्राज का क्वेश्चन भी क्या पता पूछ रहे, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मालूम है एक ही क्वेश्चन है, वो भी घुमा घुमा के पूछना है, तो पढ़ के चला जाना, आपका काम बन जाएगा। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट वगैरह आपको मालूम है, अंडर ओवर कैपिटलाइजेशन आपसे हो जाएगा, ये तो हो गया। अदर कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज जो बचे ना आपके, बाकी ट्रेडिशनल अप्रोच, एनओआई अप्रोच, एनआई अप्रोच, वो सारे आपको एक बार थ्योरी है रीड करके जाना है, बस उसमें प्रैक्टिकल पूछता नहीं है। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी का भी एक थ्योरी क्वेश्चन है, वो भी रीड करके चले जाना। डिविडेंड डिसीजंस में इस बार वॉल्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर गॉर्डन और आपको पूछ लिया था, गॉर्डन और एमएम पे क्वेश्चन आ गया था जनवरी में, तो वॉल्टर इस बार इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी जो आपका टॉपिक है ना, उस पर क्वेश्चन बहुत टाइम से नहीं आया है, तो वो भी एक अच्छे से पढ़ के जाना कि डिविडेंड डिस्काउंट, मैंने ना वर्कआउट बैच के क्वेश्चन में इसको कवर किया है, तो वहां से भी आप वो क्वेश्चन देख के जरूर जाना, वही क्वेश्चन आएगा तो आएगा, नया क्वेश्चन बनने को नहीं है ये सब में, वही सभी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ग्राहम एंड डॉड मॉडल अगर क्या पता एमसीक्यू में पूछ, लास्ट ईयर लिंटन पूछ लिया था जनवरी में, ठीक है। कैपिटल बजटिंग पे आएंगे, ये बीबी न्यूमेरिकल्स क्या हुआ, ये होगा बाईबैक के न्यूमेरिकल्स। हाँ कैपिटल स्ट्रक्चर में सॉरी डिविडेंड डिसीजंस में आपका बाईबैक के न्यूमेरिकल्स भी है, आईसीए के स्टडी मटेरियल में दिया है, कभी भी आरटीपी एमटीबी एग्जाम में पूछा नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, क्या पता एमसीक्यू 2 नंबर के लिए पूछ ले, तो बाईबैक का क्वेश्चन का न्यूमेरिकल्स है वो जरूर देख के जाना, सिर्फ मत सोचना बाईबैक मेरा थ्योरी टॉपिक है, मेरे क्वेश्चन बैक में तो वो वाला चीज भी मैं कवर करता हूं आपके लिए, ठीक है। कैपिटल बजटिंग का जो टॉपिक आया, कैपिटल बजटिंग आपसे 7 से 10 नंबर का पूछने का चांस है। एनपीवी, आईआरआर, पीआई, ये आपको तीनों टॉपिक अच्छे से पढ़ के रखना है कि ये तीनों में से इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि क्वेश्चन आएगा, तो एनपीवी, आईआरआर या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये तीनों पे हाई प्रोबेबिलिटी आने का। नहीं तो उसको कुछ हटके करना हो, जैसे लास्ट ईयर उसने क्या हटके किया था जनवरी में, एआरआर पे क्वेश्चन पूछा था, डेडिकेटेड क्वेश्चन पूरा, ठीक है ना। और अगर कुछ हटके करना हो तो डिस्काउंटेड पेबैक पूछ सकता है इस बार, ठीक है। बाकी कैपिटल राशनिंग वगैरह कभी नहीं पूछा, कभी ना कभी तो अब आएगा यार, कैपिटल राशनिंग कभी नहीं पूछता है वो। अनइक्वल लाइफ का क्वेश्चन बहुत टाइम से नहीं आया, एमआईआर भी कभी नहीं पूछता है, तो ये वाले टॉपिक इसलिए बी में डाले हैं मैंने, लेकिन हाई चांस आपको हमेशा एनपीवी, आईआरआर, पीआई ही निकालने देता है, बार बार आप देखोगे ना रिपीटेड टाइम्स ये वाले क्वेश्चन पूछता है वो, तो वही चीज से अपने को समझना है, ट्रेंड के हिसाब से चल के पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। वर्किंग कैपिटल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएंगे, वर्किंग कैपिटल पे बच्चों को लगता है वर्किंग कैपिटल इतना बड़ा समुद्र चैप्टर है सर, कंप्लीट ही नहीं होता है। सबसे पहले तो इसको 3 चैप्टर में ब्रेक करना अपने को, सबसे यूनिट वाइज ही ब्रेक किया हुआ दिया इंस्टीट्यूट ने, और अपने उसको एक चैप्टर समझ रहे हैं, जितना यूनिट उतना नंबर ऑफ चैप्टर समझ लो, बाकी काम आपका इजीली बन जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लब करके दिया आपको, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पे क्वेश्चन आने का चांस है। मैं सितंबर 25 में आपको एमसीक्यू पे पूछ के छोड़ दिया था, जनवरी 26 में आपके संग क्या किया आपको पता ही है, एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था, मोस्टली वर्किंग कैपिटल के नाम दे के, और एक तो क्वेश्चन आया था फैक्टरिंग पे, ठीक है। तो जनवरी में वो पूछ के छोड़ दिया, लेकिन इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल जो चैप्टर है, जो यूनिट है, उसमें ना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बहुत टाइम से नहीं पूछा है, ये वाला क्वेश्चन इस बार बहुत फेवरेट टॉपिक बनता है, ठीक है। साथ ही साथ इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी का टॉपिक बनता है, जो सिंपल आपका डेटर्स मैनेजमेंट का टॉपिक है ना, डेटर्स मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, उसमें भी है, वो आप कर लेना, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक से इस बार क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है। साथ ही साथ ना मैंने बी में रखा है प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट, जनवरी 25 में लास्ट पूछा था, उसके बाद आया नहीं है।
उसके बाद लास्ट में मैंने बोला वो बॉमन मॉडल पे क्वेश्चन आ सकता है, पेबल मैनेजमेंट पे छोटा सा 2 नंबर के एमसीक्यू पूछ सकता है, तो वो जरूर करके जाना। बच्चे ये छोड़ के जाते हैं यूनिट 5 यूनिट 6 पे डिस्काउंट कर देते हैं कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसे थोड़ी ना है। तो आपको करके जाना है। पेबल मैनेजमेंट का क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैंने ना थ्योरी भी आपके लिए ट्राई किया यहाँ पे कंपाइल करके देने का कि थ्योरी में भी आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। सुन के जाओ मेरी बात। सर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव में से 3 से 4 नंबर का थ्योरी आना चाहिए जो आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है। अब मोस्टली बच्चे क्या सोचते हैं, सर हम थ्योरी एग्जाम में करेंगे ही नहीं। बहुत बड़ी बात है, नहीं करना आपको। जनवरी 26 में सीए फाइनल का जब क्वेश्चन उठ के आया, मुझे बताओ इतनी सिंपल सी बात, 10 में से कितने बच्चे वो क्वेश्चन कर पाए होंगे एग्जाम में, बताओ। 5, 4, 3। सर 2 बच्चे भी 10 में से क्वेश्चन कर नहीं पा रहे थे। सर एग्जाम में वो क्वेश्चन मैंने एक बार फुल क्वेश्चन राइट करने की बात कर रहा हूं, 10 में से 2 स्टूडेंट भी नहीं कर पाए। तो सर आपको समझना होगा कि अगर ऐसी कोई मस्ती ऐसे कर जाता है ना आपके संग, तो वो मस्ती का जवाब देने के लिए ये थ्योरी ही बच के आएगा। तब क्या करोगे सर, 10-10 नंबर 8-8 नंबर का क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ लिया कुछ तो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स निकल गया। अपने को नहीं मालूम अब ऐसे जनवरी से क्या नया ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है कि वो एक ठो गलत निशाना लग गया था उसका। होता है ना कि एक फ्लूक में ऐसा पेपर बन गया, बात खत्म हो गई, वापस मई से आ गया तो वापस वो पुराना ट्रेंड इजी पेपर्स और वापस में आ जाएंगे। क्या अपने को नहीं मालूम है। एक टर्म से एक एग्जाम से अपने को जज नहीं करना चाहिए, बट यस इट इज अ बिग इंडिकेटर ऑल्सो। तो अपने को अपना प्रिकॉशन लेके चलना है, बिकॉज प्रिकॉशन इज एवरी टाइम बेटर देन क्योर, ठीक है ना, मालूम है अपने को। तो अपने को समझना चाहिए कि जनवरी में अगर ऐसा किया है तो अपने को अपना पढ़ाई पूरा पुख्ता करके जाना है, ठीक है। समझ में आ रही है। आप देखो चैप्टर 1 में यहाँ पे थ्योरी में क्या बोल रहा हूँ सर, जो मैंने ना टॉपिक्स आपको लिख के दिए, आपको यहाँ पे गो थ्रू करके टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं। मैंने बी कैटेगरी सी कैटेगरी भी करके दिया है यहाँ पे आपको। आई होप ये आपको हेल्प भी कर जाए, लेकिन आई डोंट नो थ्योरी में वो कुछ भी पूछ रहा आजकल। इतना वास्ट कवरेज उसका थ्योरी का आ गया है ना कि आप थ्योरी में प्रेडिक्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। बट स्टिल आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। सारे पुराने पेपर्स लेके मैं बैठा था और बनाया आपके लिए ये चीज, ठीक है ना। तो ये वाला चीज तो इतना तो जरूर करके जाना है। अब इसके बाद सर कुछ आ गया नहीं आ गया, अपने हाथ में हर चीज नहीं है। मैं समझता हूँ थ्योरी में आपका पेन है, तो वो चीज को अपने को थोड़ा सा समझना चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग वही 3 से 4 नंबर का पूछ सकता है सर। कॉलेबल बॉन्ड, ब्रिज फाइनेंसिंग इंपॉर्टेंट है, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, वो डेट सिक्योरिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीए फाइनल में भी ये आएगा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना प्यारा कंसेप्ट है फाइनेंस का कि मजा आ जाएगा सर आपको। जो आपका सब प्राइम क्राइसिस हुआ था ना, लेमन ब्रदर क्राइसिस, इसी की वजह से हुआ था। समझ रहे हैं आप, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पैकिंग क्रेडिट हुआ आपका, फॉर्म्स ऑफ बैंक क्रेडिट हुआ, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट, एडवांटेजेस ऑफ लीजिंग, ड्रॉप लॉक बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस कुछ कुछ जो आपको देख के जाने जरूर चाहिए। तो मैंने अपने एंड से तो इसको कंपाइल करके आपको दिया है। स्टिल इसमें अगर आपको खुद भी कुछ फील होगा ना तो अपना एडिशन कर लेना, कॉमा मार के आपके हिसाब से अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो इसको एग्जॉस्टिव बना लेना पूरा, ठीक है। क्या करोगे, प्रिंट ले लोगे, इसका प्रिंट लेके अपने पास रखना और उसके हिसाब से सेकंड डिवीजन में उसको हेल्प लेना। आता हूं मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, एक ऐसा पोर्शन जहां पे लगता है कि सर कंप्लीट ही नहीं होगा, इतना सारा चीज है। एसएम और ऑडिट अलग है। लोगों को लगता है सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑडिट दोनों क्या थ्योरी, अरे बहुत डिफरेंट थ्योरी है। ऑडिट का लैंग्वेज टफ है, यहाँ पे लैंग्वेज इजी है। ऑडिट का आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, यहां आप अपने लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। एक तरफ फायदा एक तरफ नुकसान, वो वेट को बैलेंस किया हुआ है। ऑडिट में क्या था मैंने बताया, यहाँ पे क्या मैंने वो भी बताया। तो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे मैं अपने लैंग्वेज में पूरा नहीं लिख पाऊंगा, तो मेरे को उसको बुक का वर्ड चाहिए। ऑडिट पे अपने हिसाब से लिख सकता हूँ, अपने भाषा में लिख सकता हूँ ऑडिट में, लेकिन यहाँ पे उसको भैया बुक का ही वर्ड्स लगेगा, कीवर्ड्स पे मार्क्स देगा वो। यहाँ पे समझ में आ रही है। तो अपने को यहाँ पे कीवर्ड्स पे फोकस करते हुए और इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देना है। अब मैंने क्या किया है, मेरी सुपर 30 तैयार हो गई है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। लास्ट ईयर का हमारा एक्यूरेसी मालूम है क्या था, आउट ऑफ 35 मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव एरिया, 30 मार्क्स वर फॉर माय सुपर 30 मार्क्स मेरे सुपर 30 में से थे, जिसमें सिर्फ 15 क्वेश्चन थे। 15 में से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हुबर उठ के आ गया। 30 नंबर आउट ऑफ 35 मेरे सुपर 30 में से थे। मेरी सुपर 30 इस बार की भी रेडी है, वो भी आपको यूट्यूब पे मिलने वाला आजकल में। एंड मैं आपको बता दूं एक खास बात, मैंने ना सिंक रखा है। आप मार्केट में देखोगे ना टीचर्स क्या कर रहे हैं, बहुत सारे सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कुछ कवरेज हो रहा है, सुपर 30 में कुछ कवरेज हो रहा है, हल्का हल्का कुछ कॉमन आया बीच में, एंड लास्ट में बचा कि कुछ एक्स्ट्रा बचता ही नहीं। तो आपका सब्जेक्ट इतना है, उनका कवरेज इतना सारा हो चुका ऑलरेडी। तो अब यार उनका या तो इंपॉर्टेंट टॉपिक से एग्जाम में आएगा या तो सुपर 30 से आएगा, कहीं ना कहीं से तो अब एग्जाम में आएगा ही। तो अब उनके हिसाब से हो जाएगा कि सर हमारा बोला हुआ टॉपिक ही एग्जाम में आया। अरे आपने सारा ही कवर करा लिया था। जैसे आप न्यूज चैनल देखते हो अगर सुबह ना,
तो रोज सुबह आके न्यूज वाले ना वो अपना स्टॉक मार्केट का कॉल्स देके जाते हैं कि मेरे हिसाब से आज एचडीएफसी बैंक बढ़ेगा, आज ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा। अरे सर 250 दिन 250 कॉल्स दे देते हैं वो। टोटल अच्छी कंपनीज इन्वेस्टिंग के लिए 250-300 कंपनी है। तो अब एट द एंड ऑफ द ईयर वो बोलते हैं देखो मैंने उस दिन ये कॉल दिया था वो बढ़ गया। अरे तो वो तो बढ़ना ही है, आपने तो सारा कवर कर लिया ना। तो वही चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सारा एग्जॉस्टिव वाला कवरेज ही मैं दे दूं, आपको बुक में जितने चैप्टर्स और जितने टॉपिक्स है सब दे दूं तो बचेगा ही क्या। तो वैसा नहीं रखा है। सुपर 30 आप जब मेरी देखोगे तो उसके संग सिंक्ड मिलेगा। मैंने यहाँ पे टॉपिक का नाम दिया है और ये टॉपिक के नाम से मैंने क्वेश्चंस वहां पे आपको दे दिए हैं। तो उस अकॉर्डिंगली आपको पढ़ना चाहिए। और क्या खासियत है इसमें कि मैं बता रहा हूँ, सुन के जाओ, इसमें 5 मिनट और दो। इंट्रोडक्शन टू एसएम में देखो इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करना है। एसेंशियल टू स्ट्रेटेजिक विजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन हुए सर, वो अपने को अच्छे से पढ़ के जाने, हमारे कॉर्पोरेट बिजनेस और ये हमारे फंक्शनल लेवल वाले। नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल्स आपका लास्ट टॉपिक बनता है इन द फर्स्ट चैप्टर। वो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये सारे अच्छे से करके जाने हैं। लेकिन ना सर आप प्रोएक्टिव रिएक्टिव स्ट्रेटेजी छोड़ नहीं सकते हो। कभी नहीं पूछ रहा, कभी नहीं मतलब कि बहुत टाइम से नहीं पूछ रहा वो, तो अब उस पर एक ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो क्वेश्चन 1 में आने का है ना वो बनेगा। क्वेश्चन 1 में जो आपके 3 क्वेश्चन आते हैं ना ABC, उसमें क्या करता है इंस्टीट्यूट का फोकस, किसे थोड़े से आपको एप्लीकेशन बेस्ड का ट्राई करो पूछने का। अल्टीमेटली वो पूछ पाता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन कोशिश जरूर कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चन 2 से तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, भूल जाओ। क्वेश्चन 1 में वो कोशिश करेगा और उसमें ये प्रोएक्टिव रिएक्टिव क्वेश्चन घुसाएगा वो, ठीक है। हाउ टू राइट अ गुड मिशन स्टेटमेंट हुआ, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वाला क्वेश्चन हुआ। ये तीनों चीज आपको करनी है। सुपर 30 में से ना आपको मोस्टली ए कैटेगरी वाला वेटेज पूरा कवर मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको बी और सी में से भी मिल जाएंगे, लेकिन ए वाले आपको क्वेश्चंस ज्यादातर सुपर 30 में मिलेंगे। और उसके अलावा मुझे फील हुआ कि हाँ यार एक आधा 2 टॉपिक और है जो मुझे लगता है बच्चों को पढ़ना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे बस आपको दिया है, पूरा कवर नहीं करके दिया। मत सोचना सर आपने पूरा ही तो चैप्टर डाल दिया, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। सेकंड में आएंगे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आपको मालूम है सारे चैप्टर्स आपके 10 मार्क्स के वेटेज रखते हैं, ठीक है। अब इसमें आएंगे यहाँ पे मैंने आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में जो 5 मार्क्स मैंने लिखा ना, ये 5 मार्क्स लास्ट ईयर के हिसाब से आप एक काम करो ना, इसको आप ऐसे कर लो, 5 मार्क्स को 5 से 10 मार्क्स तक तो डेफिनेटली 8 मार्क्स से 10 मार्क्स तक का तो समझ के रखो वर्किंग कैपिटल से आएगा, ठीक है। बच्चों को लगेगा कि सर ये क्या हो गया, तो इसको 8 से 10 मार्क्स का समझना, ठीक है। ऊपर में एक चीज का यहाँ पे करेक्शन कर लेना अगर आपके पीडीएफ में नहीं है बाई चांस। हाँ अब नीचे आ जाओ वापस। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस से मैंने बोला 10 मार्क्स तक का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट्स हुए, बैरियर्स फॉर न्यू एंट्रेंट्स हुए, फैक्टर्स डिफाइनिंग हुआ, हमारा नेचर ऑफ राइवलरी वाला टॉपिक हुआ, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस हुआ। ये वाले टॉपिक में से क्वेश्चन इस बार आना है, बहुत टाइम से नहीं पूछ रहा है, ठीक है। और आपका प्राइमरी सेकेंडरी मॉडल वो एक्टिविटीज ऑफ पोर्टर हुए, पेस्टल हुआ, ये सब ना बहुत टाइम से ईजी है। बी में ये बोलो तो ये ईजी नहीं है, पेस्टल आपको पता ही ऐसे ही, प्राइमरी एक्टिविटीज आप स्कूल से पढ़ रहे हो। सी में क्या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको इजी टॉपिक बनता है आपके लिए, आपको मालूम है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है सर। उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर इन्फ्लुएंसेस जो आपको मालूम है वो एकदम इजी टॉपिक है, एकदम इजी। तो बी और सी में इजी टॉपिक्स है, ए में कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस बार के हैं, तो उस अकॉर्डिंगली अच्छे से हमने आपके लिए मिला के बनाया है। सर लास्ट में अगर आप आओगे हमारे लास्ट पेज में तो क्या है सर, आपको ना इंटरनल एनवायरनमेंट चैप्टर में से कोर कॉम्पिटेंसीज तो इस बार हैवी इंपॉर्टेंट है। सर ऐसा लग रहा है कि इस बार आएगा तो यही आएगा। चैनल्स पे क्वेश्चन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। उसके डिफरेंट टाइप्स हुए, उसके बाद आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी और फोकस स्ट्रेटेजी पे क्वेश्चन आना चाहिए। तो क्या क्वेश्चन आने का है वो भी मैंने आपको बनाया है, तो आप देख लेना मेरे सुपर 30 में से। सब चीज आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स हुए, उसके बाद मेंडलॉस मैट्रिक्स हुआ, लीडरशिप कॉस्ट लीडरशिप में आप बोलोगे क्या पढ़ूं, मैंने बोला एडवांटेजेस जरूर पढ़ के जाना, कभी नहीं पूछा आज तक किसी एग्जाम में वो एडवांटेजेस नहीं पूछा, तो हो सकता है पूछ ले। सस्टेनेबिलिटी ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज एक बार क्विकली देख के चले गए कि अगर आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। स्ट्रेटेजिक चॉइसेस बड़ा सिंपल और इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में क्या करना है सर, फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीसीजी, स्ट्रेटेजिक अलायंस और स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ स्ट्रेटेजी वाले टॉपिक्स में क्या क्वेश्चन करने हैं वो सुपर 30 से आपको देखना है। उसके बाद में मैंने बोला आंसर ऑफ देख के चले जाओ। लास्ट ईयर एक बार पूछा था शायद जनवरी में, उसके बाद पूछा नहीं है। रीजंस फॉर टर्न अराउंड एंड रिटेंशन आपको इजी है, इजी आपको मालूम है ऑलरेडी कि हाँ सर मेरा परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोज आने लग गए हैं, मेरा टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो रही है, मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है, ओवर स्टाफिंग हो रही है। ये सब अलग अलग प्रॉब्लम्स है जो आपको ऑलरेडी इतने बार देख चुके होंगे ना आप, अलग अलग टाइप पे, जैसे रिटर्न अराउंड में, रिटेंशन में, डाइवेस्टमेंट में, अलग अलग बाद में एक ही चीज को घुमा घुमा के लिखता है वो, तो आपका ऑलरेडी रिविजन हुआ हुआ है उस चीज का। लास्ट एंड द मोस्ट बिगेस्ट चैप्टर जो आपको 10 मार्क्स का ही वेटेज रखता है, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ये तो ऐसा चैप्टर बनाया ना कि जितना चीज उसको एसएम का बाकी था सब कुछ को इस चैप्टर में ढाल के दे दिया, बस वो चैप्टर है ये। इसमें ट्रांसफॉर्मेशनल एंड लीडरशिप ट्रांजैक्शन वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार।
एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन हुआ, इसमें ना प्रेडिक्ट कर पाना बहुत टफ है चैप्टर 5 में। चेंज मैनेजमेंट का क्वेश्चन हुआ, एसबीओ स्ट्रक्चर मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल एंड इट्स टाइप्स हुआ, नेविगेट चेंज हुआ, उतना ही दिया। मैकेंजी 7S तो पढ़ना ही है, लिंकेजेस देख के जाना है। ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग अपने वर्ड्स में लिख सकते हो आप लोग। तो ये वाले कुछ टॉपिक्स ही मैंने दिए हैं, बस ये आपको स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड वैल्यूएशन में करना है। तो ये रहा आपका कवरेज, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रायोरिटी टॉपिक्स जब आप रिवीजन करोगे। क्लियर हुई मेरी बात? समझ में आ रही है आपको? हाँ या ना बोलेंगे सर। मैं चाहता हूं एक बार प्यारा सा नीचे कमेंट करते हुए जाए, आई विल स्कोर 80+ in FMSM in May 26। ये प्यारा सा कमेंट करके आप नीचे जाओगे एंड जोर से इस कमेंट को रीड करके जाओगे कि हाँ घर पे भी सबको सुनाई देना चाहिए। एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करना है, एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन क्रिएट करना है कि हाँ सर हमारी बोली भी बात लगेगी और मैं एक बहुत अच्छा स्कोर करके आऊँगा FMSM में May 26 में। समझ में आ रही है? नीचे आपको कोई भी बाकी डिटेल्स आपको मालूम है आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट ASAP। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास ऑलरेडी नीचे रनिंग पे है 7596006505। इंस्टाग्राम पे आपको मालूम है ca.anirudh.singhania, anirudh.singhania ये मेरी यूजर नेम है। वहां पे भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, टैग कर सकते हो एंड अपने वहां पे भी कनेक्ट कर लेंगे। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? क्लियर है? मिलूंगा मैं आपसे सुपर 30 के वीडियो के संग, उसमें मैं बहुत सारी डिटेल बात करूंगा, आपको समझाऊंगा क्वेश्चंस को कैसे कराना है। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना, दोस्तों के संग शेयर कर देना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज अनिरुद्ध सिंघानिया साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय।